अच्छा भाई, ये ऑनलाइन वाले हजरात टेस्ट 4 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें और अब जो है वो घर में किसी और के मोबाइल से इसकी तस्वीर खींच लें या पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने सामने रखें, अगर प्रिंटर आपके घर में नहीं है। वैसे तो ऑनलाइन वाले प्रिंटर खरीद ही लें, सस्ता आ जाएगा मेरे ख्याल से, 15-20 हज़ार तक का आ जाता है। तो 50 हज़ार के मोबाइल पकड़े होते हैं हम लोगों ने, वो फ्रंट ऑफिस वाले भी हैरान हो रहे होते हैं, लाख रुपए का मोबाइल लेके डिस्काउंट मांग रहे होते हैं आके। तो तकी अहमद इज़, वो कहते चाचू ने तोहफे में भेजा था। तकी अहमद इज़ वर्किंग एज डायरेक्टर मार्केटिंग। तकी अहमद पिछली रो में बैठ जाएं, चलें। तकी अहमद इज़ वर्किंग एज डायरेक्टर मार्केटिंग। टेस्ट 5 टेस्ट 4 की डिस्कशन हम कर रहे हैं विद जी टेक्सटाइल लिमिटेड for last 25 years. Details of his monthly emoluments during the year ended 30 June 2022 are as follows: basic salary, conveyance allowance and entertainment allowance. Okay. Working one. Income from salary. जी भाईजान, बेसिक सैलरी 440 नहीं भाईजान, इसमें गेमें हैं बड़ी बड़ी। एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये दूसरे सफे से शुरू करें या पहले सफे से शुरू कर रहे हैं? दूसरे से, मेहरबानी। टाइम पे आया करें। अच्छा जी, बेसिक सैलरी होगी, कन्वेंस अलाउंस हो गया और एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। अच्छा, इन तीनों की फिगर्स को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, जरा क्लास पूरी हो जाए। पॉइंट 1 पढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर एन ओवन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40,800 इज ट्रांसफर टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे ओवन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया गया है 40,800 का। तो ओवन ट्रांसफर्ड वाला रूल हमने सेक्शन 13 के 11 में पढ़ा था, जिसका नाम था प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड का रूल था फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसको खोलो ना, इसके विंग्स को। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर 0 है, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 40800। नोट कर लिया आपने? यहां तक कमाल कर दी है, जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट। नोट कर लिया यहां तक? गुड, जल्दी करें। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है भाई सवाल में? पॉइंट 2 आप सफा बाहर से लेके आए। सफा नहीं दे रहा कोई बाहर? अच्छा, दो तीन ले आओ। पॉइंट नंबर 2 पढ़ें जी। ऑन 31 जुलाई 2022 पढ़ें और सोचें इस पॉइंट का क्या करना है। जल्दी जल्दी भाई, ये फ्रेश जूस गिरने लगा तेरे बैग से लग के। ओ गिरने लगा, गिरने लगा। अच्छा जी, मैंने कहा था 2-3 सफे लेके आना। अच्छा चलें जी, पढ़ें। ऑन 31 जुलाई 2022, हमारे साल अगले साल? अगले साल। ऑन 31 जुलाई 2022 अगले साल द ह्यूमन रिसोर्स कमेटी अप्रूव्ड अ परफॉर्मेंस बोनस। ह्यूमन रिसोर्स कमेटी ने क्या अप्रूव किया? परफॉर्मेंस बोनस अप्रूव किया फॉर ऑल एम्प्लॉइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। जिन्होंने किस साल अच्छा काम किया? 30 जून 22 में। जिन्होंने 30 जून 22 में अच्छा काम किया उनको अगले साल जाके बोनस मिला है। ये 31 जुलाई 22 हमारे साल की तारीख है, अगले साल की तारीख है? अगले साल की तारीख है। तो जिन्होंने हमारे साल अच्छा काम किया उनको अगले साल जाके बोनस अनाउंस हुए और मिला इंडिया की आजादी वाले दिन है, ऑन 15 अगस्त 2022। तो अब आप मुझे बता दें कि बोनस किस साल का है? 22 का। लेकिन मिला किस साल? अगले साल 23 में। तो सैलरी के चैप्टर का ये रूल है, जनरल रूल के, सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस।
तो बोनस नॉट रिसीव्ड इन ओवर ईयर, हमारे साल रिसीव नहीं हुआ, इसलिए कितना ऐड करेंगे? 0। ओके आगे चलें जी। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड 1 लाख रुपया फॉर अटेंडिंग अ बोर्ड मीटिंग। असल में डायरेक्टर है ना, तो बोर्ड की मीटिंग होगी कोई ऑफ ZTL, इस पे टैक्स कोई नहीं कटा, चलो टैक्स कोई नहीं कटा, तुम्हारा अपना मामला है, लेकिन इसको मिले कितने? 1 लाख। तो कितने सैलरी में ऐड करेंगे? 0। क्यों? क्या मतलब? तो डायरेक्टर मीटिंग की इसको क्या मिली है? फीस। 1 लाख रुपए ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये पता नहीं क्या बोंगी मार रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रही। वली भाई बैठ के जरा मेरी बात सुने। ये बैठे हुए आप, ठीक है, वेल डन। ये असल में बोंगी मार रहे हैं सारे। ये 1 लाख रुपया जो इसको मिला होगा, ये कहां लेके गया होगा? घर लेके गया होगा या दफ्तर के काम में खर्च कर दिया होगा? घर लेके गया होगा, दफ्तर के काम में खर्च कर दिया होगा। अच्छा चले, मुझे कुछ लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है इसलिए इसको माफ कर दें, ऐसे बोंगी मार रहे हैं। जरा मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा। जो इसको बोनस मिला है, बोनस टाइम पे आया करें हाइब्रिड क्लास में, आप ये देखें सारी क्लास पे डिस्टर्ब होती है। अच्छा जो इसको बोनस मिला है, बोनस, ये बोनस इसने दफ्तर में अच्छा काम किया तो मिला ना, दफ्तर में अच्छा काम किया तो मिला ना, दफ्तर की ड्यूटी परफॉर्म किया तो मिला है। लेकिन ये जो बोनस की अमाउंट मिली है, क्या ये दफ्तर में ही खर्च हो गई या घर लेके चला गया? अच्छा बेसिक सैलरी इसको इसलिए मिल रही है ना कि दफ्तर का काम कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे कहां लेके जा रहे हैं? घर लेके जा रहे हैं। अच्छा डायरेक्टर मीटिंग करना दफ्तर का काम है, लेकिन ये पैसे लाख रुपए कहां लेके चला गया होगा? घर। अगर सवाल में ऐसा लिखा होता है ये लाख रुपए मिले हैं जिससे इसने डायरेक्टर्स को वहीं बैठे बैठे खाना खिला दिया और डायरेक्टर की मीटिंग के फंक्शन के अरेंज करने के लिए पीसी होटल को बिल पे कर दिया है, और यार ये कोई ऑफिशियल ड्यूटी में चीज खर्च हो जाए तो सैलरी में ऐड नहीं होती। ये तो लाख रुपए घर लेके जा रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि ये लाख रुपए इसको मिला और इसने डायरेक्टर मीटिंग का, कोई खाने का और होटल का बिल पे कर दिया उसे। रिसीव्ड लाख का बड़ा बड़ा सा मतलब है, रिसीव्ड लाख का ये घर लेके चला गया लाख रुपए, तो कहां से ऑफिशियल ड्यूटी होगी? पता नहीं क्या किस चक्कर में ऑफिशियल ड्यूटी बनाई हुई आपने। तो लाख रुपए घर लेके गया, इसकी इनकम में ऐड करें, डायरेक्टर फीस लाख रुपए। अब आपके सवाल है तो पूछें, सवालों की बौछार करें, सब टू यू नाउ। हर वो पैसा जो एम्प्लॉय घर लेके चला जाए वो इसकी इनकम में क्या होता है? ऐड होता है। और उस पर टैक्स नहीं कटा तो कोई नहीं, इंशाल्लाह एंड पे जब सारी चीजों पे टैक्स कटेगा तो इस पे भी हम टैक्स निकाल लेंगे, वो तो खैर है। अच्छा जी, ये आखिरी अंग्रेजी का लिखी हुई है। अमाउंट ऑफ टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम हिज सैलरी अमाउंटेड टू 20 लाख। उसकी सैलरी पे टैक्स कटा कितना है? 20 लाख। ये टैक्स काट के एम्प्लॉयर ने कहां जमा करवा दिया होगा? हुकूमत के खजाने में। इतना टैक्स इसका ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है, तो इसको सैलरी इनकम का पार्ट नहीं बनाते भाईजान। ये एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे नहीं किया कि मैं ऐड करके लेस करूं, ये काटा है एम्प्लॉयर ने इसकी सैलरी से, तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। इसको एंड पे सिर्फ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जितना टैक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे काटे, विद हेल्ड का मतलब होता है डिडक्ट, वो आप न्यूमेरिकल के एंड पे बिल्कुल माइनस किया करेंगे। जब इसका टैक्स निकल रहा होगा उस वक्त हम ऐसे सोचेंगे इतना टैक्स इसका ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है, तो ये माइनस कर दो। अच्छा भाई, अब उम्मीद है कि सारे हजरात तशरीफ ले आए होंगे। वो हजरात हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने टेस्ट दिया था। अच्छा वेल डन। तो अब इस एडजस्टमेंट को जरा गौर से पढ़ना है। कितने लोगों ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया है टैक्स का? ओके, मेहरबानी। इंशाल्लाह आइंदा भी आप इसी डगर पे बरकरार रहें। पढ़ें जी। Taqi Ahmed is working as director marketing with Z Textile Limited for the last 25 years. Details of his monthly emoluments are as under. Basic salary है उसकी 4,40,000, convenience allowance 44,000, entertainment allowance 44। यार ये दरवाजे की चूं चूं बंद करवाएं, ठीक है, उनको मैसेज कर दें अभी। अदर इन्फॉर्मेशन इज अंडर, अदर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट 2022। कहते हैं आपके न्यूमेरिकल के लिए रेलिवेंट होगी बातें। उसको सैलरी बैंक अकाउंट में दी जाती है 10 तारीख पे अगले महीने की। फॉलोइंग मंथ होते हैं नेक्स्ट मंथ, यानी मार्च की तनख्वाह किस दिन मिलती है? 10 अप्रैल को। और अगस्त की तनख्वाह किस दिन मिलती है? 10 सितंबर को। जिस महीने नौकरी करते हैं उस महीने से अगले महीने की 10 तारीख को इसको तनख्वाह मिलती है। कहते हैं एक और बात 2022 के साल के लिए रेलिवेंट है। हाँ, मैं आपको बताता चलूं
कहते हैं इसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है 10% हर साल के शुरू में, और पिछले 3 साल से ये हो रहा है, और 2022 के लिए भी कहते हैं ये बात रेलिवेंट है। इसका क्या मतलब है? 2022 के लिए भी ये बात रेलिवेंट है, आपको बताना चाह रहे हैं पिछले 3 साल से सैलरी बढ़ी और कहते हैं 22 के लिए ये बात रेलिवेंट है। उसका मतलब इस साल भी इसकी सैलरी बढ़ी होगी। ये नहीं कहना कि पिछले 3 साल से बढ़ी है तो इस साल नहीं बढ़ी होगी सर। तो ऊपर उसने लिखा हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू 2022 इज अंडर। ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन, नीचे वाली इन्फॉर्मेशन जो है कहते हैं मैं 2022 के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको देना चाह रहा हूं। दिस इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर 2022 एज वेल। तो उर्दू में फिक्रे का मतलब पॉइंट 2 का ये बनता है कि पिछले 3 साल से हर साल के शुरू में सैलरी 10% बढ़ जाती है। इसका मतलब है इस साल भी सैलरी 10% बढ़ी होगी। ये एक नॉर्म बता रहा है। आपने ये नहीं कहना पिछले 3 साल बढ़ती रही तो हमारे साल नहीं बढ़ रही। ये एक नॉर्म बता रहे हैं एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉयर पिछले 3 साल से हर साल सैलरी 10% बढ़ा के दे रहा है, तो फिर इस साल भी एम्प्लॉयर ने सैलरी 10% बढ़ा के दी होगी। मुझे बताइए जो सैलरीज हैं बड़ी भी है ना, ऑब्वियसली बड़ी नहीं है, इस साल की सैलरीज हैं ये 440,000। अच्छा, हमारा साल कब शुरू होगा और खत्म कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, इसको 10 जुलाई को तनख्वाह मिली होगी, बोलें? ये पिछले साल के जून की मिली, इधर देखा करें ना, इसे 10 जुलाई को तनख्वाह मिली होगी, पिछले साल के जून की मिली होगी, पिछले साल के जून की मिली होगी। इसे 10 अगस्त को तनख्वाह मिली होगी, ये हमारे साल के जुलाई की मिली होगी। ये वाली तो इसको 440 मिली होगी। सिमिलरली इसको 440 है ना, सिमिलरली इसको देख लें 440 सैलरी। इसको सितंबर में अगस्त की तनख्वाह मिली होगी, 10 अक्टूबर को सितंबर की तनख्वाह मिली होगी, 10 नवंबर को अक्टूबर की तनख्वाह मिली होगी, और चलते 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 इसको मई के महीने की तनख्वाह 10 जून को मिली होगी। एक तनख्वाह हमारे महीने की पेंडिंग है, वो जून की होगी, वो इसको मिलेगी अगले साल जुलाई में। तो इसको हमारे साल वाली तनख्वाह 444 44 44 44 44 44 44 44 40, ये इसको 440 11 दफा क्यों मिला है? क्योंकि एक 440 रह गया है, वो जून के महीने का है, वो कब मिलने हैं? अगले साल जुलाई में। तो इधर कितना मिला होगा फिर? ये पिछले साल के जून वाला मिला होगा, तो इधर कितना मिला होगा? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर कभी सैलरी बढ़ती है तो पिछली तनख्वाह पे परसेंटेज लग के बढ़ती है या नहीं? ये जरा सोच के बता दें। या जो नई तनख्वाह उस पर परसेंटेज लगती है, पिछली तनख्वाह पे परसेंटेज लगती है। कोई बंदा 10,000 रुपये कमा रहा हो, वो कहे मेरी 10% सैलरी बढ़ गई है, तो 11,000 होगी ना इसकी तनख्वाह। 10,000 ज़रब 10% 1,000, तो 10,000 जमा 1,000 11,000। तो जो सैलरी की परसेंटेज लगती है, यानी सैलरी जो बढ़ के मिलती है, वो पिछली तनख्वाह पे परसेंटेज लग के मिलती है या नई तनख्वाह पे परसेंटेज लग के मिलती है? पिछले साल की तनख्वाह गिवन है या मिसिंग है? अगर पिछले साल की तनख्वाह मिसिंग है तो लेट मी अज्यूम इट एक्स। पिछले साल की तनख्वाह एक्स, एक्स में 10% ऑफ एक्स डालेंगे, यानी पिछले साल की तनख्वाह जमा 10% ऑफ पिछले साल की तनख्वाह इज इक्वल टू हमारी नई तनख्वाह। ऐसे ही बनेगा। पिछले साल की तनख्वाह सवाल में गिवन है मिसिंग, जो भी ये फिगर मिसिंग है, इस फिगर पे क्या लगा होगा? 10% लग के मुझे इस वक्त ये तनख्वाह मिल रही है, तो आपको पता है इसको 1.1x कहते हैं, क्योंकि ये 1x है ना, और 10 को 0.1 कहते हैं, वो पता है ना, 10% को 0.1 पढ़ते हैं। तो x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 1.1x एंड x इज इक्वल टू 4 लाख। तो बता दें पिछले साल की तनख्वाह इसकी कितनी थी? 4 लाख। और एक काम करें, इसको रिवर्स वर्किंग कहते हैं। जब भी पिछले महीने की तनख्वाह पे आप पहुंचे, जरा 4 लाख पे 10% लगा के देख लें, 40,000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सीधे भी चल के आपने देख लिया कि मेरी कैलकुलेशन सही हुई है। पिछले साल की तनख्वाह 10% बढ़ी होगी, या इस साल की तनख्वाह, जिस बोंगे ने पेपर में 4,40,000 पे 10% लगाया है, 44,000 उसने बोंगी मारी है। 4,40,000 तो बड़ी हुई तनख्वाह है। बड़ी हुई तनख्वाह पे 10% लगता है या पिछले साल की तनख्वाह पे 10% लगता है? एक और तरीका भी था इसके निकालने का, वो ये था कि आप कहते हैं 4,40,000 तनख्वाह बढ़ने के बाद 110 पे पड़ा हुआ है, तो इस पे मुझे 100 दे दो। इस तरह जरा करके चेक करें, 4,40,000 डिवाइड बाई 110 ज़रब 100, 4 लाख आ रहे जवाब। तो ये 2 तरीके हैं 4 लाख निकालने के। इस तरह भी 4 लाख निकल सकता है, इस तरह भी 4 लाख निकल सकता है। और ये जो जुलाई वाला है ना,
जुलाई में जो मिली है भाईजान ये पिछले साल वाली मिली है, तो इसलिए ये 440 नहीं है, ये कितनी है 400। डन। तो ये दोनों तरीके हैं नोट करने के, ओ और। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट ऑन योर फोरहेड। पिछले साल की जून वाली इस साल 10 जुलाई को मिली, फिर बाकी 11 इसी साल वाली मिली हमें। अब हम इनकम में कितना डालेंगे, 1 मिनट में सवाल लेता हूं। 4 लाख जमा 4,40,000 ज़रब 11, क्योंकि सैलरी टैक्स ऑन रिसीव्ड बेस। 4 लाख जमा 4,40,000 ज़रब 11 महीने, 5240,000। अब इधर ले आओ। जो हजरात अब इस चीज़ पे बज़िद हैं कि हमें 440,000 पे 10% लगाना चाहिए था, उन हजरात से फिर मैं दोबारा डिस्कशन शुरू करने लगा हूँ कि ये ब्लंडर है। 440,000 पे 10% नहीं लगाना। वजह सुने। एक बंदा कहता है मेरी तनख्वाह है 2015 में ₹1,00,000। हमने कहा अच्छा भाई भालू तेरी 2016 में क्या तनख्वाह है? कहते हैं वो हुकूमत ने 10%, वो हुकूमत ने 5% बढ़ा दी है, वो हुकूमत ने 5% मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। तो बताएं क्या 2016 वाली तनख्वाह लेके मैं बढ़ाऊं या 15 वाली पे 5% लगाऊं? तो याद रखिएगा पुरानी तनख्वाह पे 5% लगता है। तो 1 लाख पे जरा 5% लगाएं ज़बानी, 5,000। 1 लाख में 5,000 डालें तो बता दें माशाल्लाह अब इसको कितनी तनख्वाह मिल रही होगी 2016 में? 1,05,000। और लाख पे कितने % तनख्वाह बढ़ी? 5%। इंक्रीमेंट कितना मिला इसको? इंक्रीमेंट 5% इसको इंक्रीमेंट मिला। अब अगर पेपर में खुदा ना खास्ता ये अमाउंट मिसिंग हो और ये अमाउंट अब निकालनी पड़े तो 1,05,000 पर 5% लगा के जरा निकालें, नहीं निकलेगी। पकड़े कैलकुलेटर, 1,05,000 पे 5% लगाएं। लगा दिया आप लोगों ने भी? मेहरबानी। लग गया? क्या है? 5 to 5, पता नहीं अजीब सी को फिगर आ गई है, 5 to 50। याद रखिएगा जो बड़ी भी तनख्वाह होती है उस पर परसेंटेज नहीं लग सकती, जो तनख्वाह पुराने साल की होती है उस पर परसेंटेज लग सकती है। अब अगेन इसमें हम वही कर सकते हैं कि पिछले साल की तनख्वाह को एक्स एज्यूम करें। अब हमारे सामने तो छुपी हुई है, अब हमें पता ही नहीं। और बड़ी कितनी है? 5%। तो पिछले साल की तनख्वाह पे कितने % लगा होगा? 5% लगा होगा। लग के नई वाली तनख्वाह शुक्र है हमें गिवन है। अब एक्स देखें क्या आ रहा है? 1 लाख। अब सही आ रहा है। तो भाईजान पिछले साल की तनख्वाह एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल की तनख्वाह गिवन है या मिसिंग है? मिसिंग है। और ये ब्लंडर होगा कि इस साल की तनख्वाह पे 5% लगाएं। ये तो मैथमेटिकली ये एरर आ जाएगी। तो ये मैंने साबित करने की कोशिश की है कि इस फिगर पे 5% नहीं लगाना था, क्योंकि ये ऑलरेडी 105 पे पड़ी है। 105 ज़रब 100 करके भी जवाब सही आ सकता है, फिर भी जवाब ₹1,00,000 ही आ रहा होगा। सो इट वाज ऑल। अच्छा मेरा अगला सवाल, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वो कह रहे सैलरी बढ़ी है, एनुअल इंक्रीज वाज गिवन टू हिम, उसको सालाना इंक्रीज मिल रही है 10%। आपका क्या ख्याल है कि जो सालाना इंक्रीज है 10%, ये बेसिक सैलरी पे, कन्वेंस अलाउंस पे, एंटरटेनमेंट अलाउंस सब पे मिलती होगी या सिर्फ बेसिक सैलरी पे मिलती होगी? अच्छा आप फिर मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर ने ज्वाइन किया ₹1,00,000 तनख्वाह पे और उसका हाउस रेंट अलाउंस था ₹5,000 2010 में। 2011 में उसकी तनख्वाह 10% से बढ़ी, 2012 में उसकी तनख्वाह फिर 10% से बढ़ी,
2013 में फिर उसकी तनख्वाह 10% से बढ़ी, और चलते 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 2022 आ गया, बढ़ते बढ़ते 10% से बढ़ते बढ़ते लाख रुपए, पता नहीं 2-2.5 लाख पे पहुंच चुका है, और एम्प्लॉयर उसको 2022 में भी कह रहा है यार हाउस रेंट अलाउंस तेरा 5,000 ही है। भाईजान अलाउंसेस भी बढ़ते हैं, जब बेसिक सैलरी बढ़ती है आपकी तो आपका हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ता है, आपका यूटिलिटीज अलाउंस भी बढ़ता है, बिजली भी महंगी होती है, आपका कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ता है। तो याद रखिएगा जब भी सवाल खामोश होगा तो ना सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि इलॉजिकल सी बात है कि 25 साल से एक बंदा नौकरी कर रहा है और उसको हाउस रेंट अलाउंस 2-3 हज़ार रुपया ही दे रहे हो जो 25 साल पहले उसको दे रहे थे। अब तो पता नहीं हाउस कितने के किराए पे मिल रहा है। तो इसलिए इट मेक्स सेंस कि बेसिक सैलरी ना बढ़ाएं, सारी चीजें बढ़ाएं, अनलेस के सवाल खुद कह दे कि इंक्रीज सिर्फ बेसिक सैलरी में, वरना आप इंक्रीज बेसिक सैलरी में भी लेंगे और अलाउंसेस में भी लेंगे। तो लिखें बेसिक सैलरी और अलाउंसेस सब में इंक्रीमेंट लगता है, अनलेस के सवाल कहते हैं कि बेसिक सैलरी पर रखना है, वो तो फिर और बात है ना। तो लिखें बेसिक सैलरी और अलाउंसेस हर एक पर इंक्रीमेंट लगता है। हाँ जी, अगर ये सारा एक रोल बेस पे आप करना चाह रहे हैं तो फिर पिछले साल का डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और फिर देखना पड़ेगा कौन सी ऑप्शन फिजिबल है। तो मेरे ख्याल से डाटा सिर्फ अनलकीली हमें 2022 का दिया हुआ है, 2021 का सारा डाटा दिया हुआ है कि 2021 में क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो अगर तो कभी पेपर में आपको दोनों सालों का डाटा दे दे तो फिर आप एक्रूअल अकाउंटिंग की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन उसमें आपको फिर 2 तरीके से कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप एक्रूअल अकाउंटिंग की तरफ क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पिछले साल का अधूरा डाटा दिया हुआ, सिर्फ बेसिक सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस वगैरह हमें पिछले साल के गिवन है, बाकी जो बेनिफिट्स वगैरह पिछले साल इसके अलावा मिले हैं वो सवाल में गिवन नहीं है। तो सवाल में डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए सवाल के अंदर पिछले साल का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम मजबूरन क्या कर रहे हैं, हम जनरल रूल लगा रहे हैं। जनरल रूल है सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड डेज। अच्छा जी, इस साल कितना कन्वेंस अलाउंस मिला? 44। ये बढ़ा हुआ मिला है, कितने परसेंट बढ़ा हुआ? 10%। अब अगर आपको मेरी वाली कैलकुलेशन एब्जॉर्ब हो रही थी तो ये 110% पे पड़ा हुआ है, और मुझे इसका क्या चाहिए? 100। ये भी मुझे चाहिए क्योंकि ये भी तो बेसिक सैलरी और अलाउंसेस सारे के सारे एम्प्लॉयर इकट्ठे देता है, और कब देते हैं? हमारे महीने या अगले महीने? क्या 10 तारीख को? अगले महीने की 10 तारीख को। कन्वेंस अलाउंस हमारे साल वाला कितना है? इसको तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पिछले साल वाला कितने? 40,000। तो पिछले साल वाला अलग से शो करते हैं और हमारे साल जो 11 मिलने हैं वो अलग से शो करते हैं। पिछले साल वाला हमारे साल जुलाई में मिल जाएगा और बाकी फिर हमारे साल 11 दफा अमाउंट मिलेगी। जवाब क्या आ गया? 524,000। जी, क्या चीज? किसको जीरो लिखना है? पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। अच्छा, अलाउंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? लगा बंदा कैश। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी क्या होती है? एम्प्लॉयर या घर में गाड़ी भेजता है या बस भेजते हैं। एम्प्लॉयर ने गाड़ी या बस भेजी है या लगा बंदा कैश दे। तो अलाउंसेस तो सैलरी में ऐड होते हैं, ये पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी तो नहीं है। अच्छा जी, अलाउंस तो मैंने आपको बताया था कैश देता है एम्प्लॉयर, अलाउंस की डेफिनेशन पहले दिन पढ़ाई थी। नेक्स्ट जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस बोले 44,000। वो तो लकीली फिगर सेम है ना, इस वजह से हमारा गुजारा चल गया। जी बोले 524,000 टोटल करें। मैं सो जाता हूं क्या? 6,4 यहां तक तो आपका सही जा रहा था ना, साथ साथ ये फिगर आपने देखी होगी पेपर में 6,4,288। अच्छा जी, लाख रुपए का। अच्छा चलें जी, उस क्लास में पहली रो मुस्कुराए, फिर हम आगे चलते हैं। मास्क उतार के मुस्कुराओ ना, 3rd नंबर पे भाई बैठे हुए हैं। हाँ जी, मुस्कुरा दिया। चलें अब आगे चलते हैं हम। अब लास्ट रो मुस्कुराएगी बाद में। अब्दुल रहमान खड़े हो जाएं। पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? इनको माइक दें, इनको माइक दें जी। क्यों नहीं आए थे पिछली क्लास में? खड़े रहें। आंख नहीं होनी, हाथ होगी, वो आंख ही क्या जो खुले ना टाइम पे। अच्छा जी, पॉइंट 3, बैठ जाए। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट टू हिज कजन। ये कजन जब भी आ जाए तो कोई गेम होती है। तो तकी ने घर अपने कजन को किराए पे दे दिया है। तो इसके अलावा इसमें एमिनिटीज यूटिलिटीज वगैरह भी हैं।
तो ये तो हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले साल। और पिछले साल इसको टैक्स भी माफ हो गया था, क्योंकि आपको पता है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर शेयर खरीदे तो टैक्स माफ हो जाता है। पिछले साल इसको टैक्स भी माफ हो गया था, लेकिन बेचारे ने 2 साल के अंदर अंदर शेयर बेच दिए। ये इसने जुर्म किया, 2 साल के अंदर अंदर शेयर बेच के इसने जुर्म किया। तो जो टैक्स रेट इसको अलाउ हुआ था पिछले साल, वो अलाउ हुआ डिसअलाउ हो जाएगा। और एक और बात भी तो होगी ना, शेयर्स भी तो इसने बेचे हैं, तो शेयर्स का बेचना भी कैपिटल गेन में जाएगा। तो शेयर्स का बेचना कैपिटल गेन में जाना था, और 24 महीने के अंदर शेयर्स को बेचने के जुर्म की सजा ये मिलनी थी कि टैक्स रेट अलाउ हुआ क्या हो जाना था, डिसअलाउ। और शेयर्स का बेचना, ऑनलाइन वाले अगर टेस्ट नहीं दिया हुआ तो अब टेस्ट को एक दफा तसल्ली से पढ़ लें वीडियो पॉज करके। अच्छा, सोल्ड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, तो बता दें अगर सोल्ड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी है तो ये कैपिटल गेन इनकम बनेगी कौन सी, सेपरेट ब्लॉक नॉर्मल रिजीम। और एक और काम भी होगा, 24 महीने के अंदर शेयर बेचे हैं तो टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ होगा। अब उनको क्या पता जिनकी आंख नहीं खुली थी, टेस्ट में ये सवाल आया था। अच्छा जी, आगे क्या आ रहा है, डिविडेंड। आगे आ रहा है डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन सी रिजीम है जी, फाइनल टैक्स रिजीम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फाइनल टैक्स रिजीम में हम डालेंगे। आगे उसने लोन लिया घर बनाने के लिए, और उस लोन पे क्या पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। अब मोहतरम आपने ये नहीं कहना कि ये वाला लोन इस घर में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वजह यह है ये वाला घर तो पूरे साल किराए पे रहा, तो ये तो ऑलरेडी रेंट पे है। तो इसलिए ये नहीं कह देना कि इस इंटरेस्ट को हमने घर के इनकम प्रॉपर्टी में से माइनस करने हैं, बल्कि ये लोन तो 1 दिसंबर को जाके ले रहे हैं और घर कजन को किराए पे तो साल के शुरू से दिया हुआ है। इसका मतलब है ये कोई अपना घर इसने रहने के लिए बनाना होगा, तो ये डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा, कल हमने सवाल करना है, होमवर्क आपका आज का है जो कल हमने करेंगे। चैप्टर 19 में क्वेश्चन है सगीर वाला। क्वेश्चन नंबर कोई बता दे, 32 से 33 है, कौन सा सवाल है चैप्टर 19 में, जरा अपनी किताब में नजर मारें। कौन सा क्वेश्चन है अब्दुर्रहमान, कौन सा क्वेश्चन है चैप्टर 19, क्वेश्चन 32, पेज नंबर 402। तो ये सवाल इंशाल्लाह हम कल करेंगे क्लास में शुरू। ताकि आपका वो शिकवा खत्म हो जाए कि सवाल कराते नहीं टेस्ट में दे देते हैं। अच्छा, पॉइंट बी डबल आई, ही परचेज्ड सुकूक्स परचेज करने पे क्या माफ होगा, टैक्स क्रेडिट होगा। तो टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा अंडर सेक्शन 62। डन। अच्छा, ये तरह मैंने ब्रॉड हेडिंग इसलिए दे दी हैं ताकि आप मुझे पता चल जाए कि सैलरी के अलावा डाटा क्या है। तो इसमें मैं जो टेकअप करने लगा हूं ना, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन और डिविडेंड को टेकअप करने लगा हूं, क्योंकि ये मेरी टोटल इनकम से ऊपर की चीजें हैं, और बाकी जो चीजें हैं ना वो फिर टोटल इनकम के बाद की चीजें हैं। इसलिए पहले जरा इनको मैं टेकअप कर लूँ आपके सामने। तो पहली मेरी इनकम कौन सी है जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट, तकी ने अपना घर जो है, अच्छा ये मैं अपने लिए लिखता हूँ मेरे ख्याल से, मुझे कभी कभी फील होता है। चलें ठीक है, अगले सेशन में शायद सही तरह पढ़ा सकूं ये लिख के, शायद इसलिए लिख लेता हूं मैं, मुझे याद रहे। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट, तकी ने अपना घर, अच्छा इस तरह लिखने की पेपर में इजाजत है? कितने लोग इस तरह लिखते हैं पेपर में, और को कभी पकड़े गए? तो मेरे ख्याल से इस तरह लिखने की इजाजत है। अच्छा, तकी हैज गिवन हिज रेंट, बहरहाल तजर्बा करते नहीं आप। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट, तकी ने अपना घर किराए पे दिया, मेरे ख्याल से लिख सकते हैं इस तरह। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट टू हिज कजन, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, कुछ हो गया। तकी हैज गिवन हिज हाउस ऑन रेंट टू हिज कजन एट एनुअल रेंट ऑफ 2.5 लाख। घर को किराए पे कितने पे दे दिया, 2.5 लाख पे। द रेंट वॉज इंक्लूड, और हर चीज फिर आईकेप से पूछनी भी नहीं होती, ये कि आईकेप के चैट बॉक्स में जाके वहां अगर हम पेपर पे लिख लें, पूछने से उल्टा गेम खराब हो जाती है, तो ज्यादा चीजें पूछनी भी नहीं होती, मत चुप, जो चल रहे चलने दे मार्केट में। द रेंट वॉज इंक्लूसिव ऑफ एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज ऑफ ₹8,000 पर मंथ। रेंट इसका मतलब है इसमें अदर सोर्स की मद में भी पैसे लिए जा रहे हैं। हाउएवर सालाना किराया ऑफ मिलता जुलता घर विद एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज 3 लाख। अब मुझे बता दें ये 2.5 लाख क्या है, एक्चुअल किराया है? बिल्कुल। इस एक्चुअल किराए में एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज का भी पड़ा हुआ है, और इस 3 लाख में भी एमिनिटीज एंड यूटिलिटीज का पड़ा हुआ है। पहले तो दोनों को कंपेयर करके बताएं, इनकम में कौन सा ऐड करेंगे, हायर या लोअर? हायर ऐड करेंगे। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हायर ऐड करेंगे अगर घर किराए पे दे दिया जाए। एक्चुअल किराया और फेयर मार्केट किराया दोनों गिवन हो तो दोनों में से क्या ऐड करेंगे, हायर ऐड करेंगे। अब 2.5 लाख से अपनी कैलकुलेशन शुरू करूंगे 3 लाख से, लेकिन इसमें जो 8,000 है इसका फेयर मार्केट में दिया हो तो 8,000 एज इट इज बस ले लेंगे, अब और क्या कर सकते हैं। तो घर किराए पे कितने पे दिया, 2.5 लाख पे,
इस 2.5 लाख में 8,000 किस मत से ले रहे हैं? कजन से। लेकिन अगर कजन को घर किराए पे ना देते तो 2.5 लाख वाला घर कितने पे किराए पे चढ़ता? 3 लाख वाला। तो 3 लाख सालाना है महाना है? सालाना। लेकिन 8,000 महाना। एकदम चुप हो गए सारे, पता नहीं क्या हो गया, कोई आ गया। तो टोटल रेंट कितना आ रहा है? 3 लाख डालूं 2.5 लाख? इसके तोते तोते कर दें। इनकम फ्रॉम, ये अभी सारी डिस्कशन किसकी चल रही है? पाया की खोया की? पाया की। 8,000 जरा 12 चल कितना आ रहा है? 90। अब 3 लाख में से 96,000 माइनस करें तो बैलेंसिंग 2 लाख। चलो मर्जी आपकी। ये कौन सी इनकम है? ये ग्रॉस रिसीट है। अभी इनमें से क्या माइनस होनी है? खर्चे। चलिए जी, वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा ये ना एब्रीविएशंस यूज ना किया करें पेपर में, यहां भी पूरा लिखा करें। ग्रॉस रेंट बोलें 204,000। लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्री बनाए बगैर पेपर में उसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। 3 लाख माइनस 8,000 जरा 12, वही आ रहा है ना? 3 लाख माइनस 8,000 जरा 12। अगर आपने ये वाली नहीं बनानी ट्री कि आपको डायरेक्ट फल ना लग जाए, तो फिर आप ये इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, लेस लूस के चक्कर में अभी ना पड़े, पहले मुझे जरा पाए पूरे करा दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह खोया इकट्ठा खाएंगे। दूसरा पाया पकड़ें। एक बकरे का, एक गाय का। ये गाय का हो गया, ये बकरे का पाया कितने का? 96,000 का ग्रॉस रेंट जी। कितना? वो जो निकाला है 8,000। ग्रॉस रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलिटीज लिख दो, ग्रॉस रेंट फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज लिख दो। इस तरह लिख दो, ज्यादा टाइम है आपके पास पेपर में। ओके, अब दोनों के खर्चे माइनस करें। रिपेयर अलाउंस आपको पता है प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस होता है, उधर माइनस नहीं होता। रिपेयर अलाउंस एट 1/5 जी 2,04,000 का 1/5 40,800 163,200। अच्छा, अदर सोर्स में भी आपको पता है खर्चे माइनस होते हैं, क्योंकि बिजली वगैरह और सहूलतें अगर आप दें तो उनका खर्चा भी तो कोई कर रहे होते हैं ना। लेकिन इस सवाल में अनलकीली खर्चे गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं पेपर में यही लिख सकता हूं, लेस एक्सपेंसेस नॉट गिवन। तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, खर्चे गिवन नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी आ गई? 96,000। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 163,200। भाई ये शॉपर अब नीचे रख दो ना, इसमें क्या पड़ा हुआ है? अब बता तो दो। अच्छा चलें आगे। इट्स ओवर नाउ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कितने शेयर खरीदे हैं उसने? 15,000। लिस्टेड कंपनी के, तो गेन कहां जाएगा? सेपरेट ब्लॉक में। अच्छा ये ना कहिएगा प्राइवेट, कुछ बच्चे ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन से खरीदे हैं तो ये प्राइवेट कंपनी है। नहीं 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 भाई, लिस्टेड कंपनी है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का मतलब मैंने ये कहा था कि एक ऐसा इदारा था जो शेयर्स हुकूमत ने ओन किए हुए थे, वो आम लोगों को दिए इन्होंने, बस ये मैंने मतलब बताया था। इसका मतलब ये तो नहीं प्राइवेटाइजेशन कमीशन का मतलब प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। He acquired 15,000 shares of listed company from Privatization Commission of Pakistan at ₹60 per share on पिछला साल 15 जनवरी 21 पिछला साल बनता है। उसने टैक्स माफ करवाया 90,000 का, उसके ऊपर अगेंस्ट द टैक्स पेबल फॉर पिछला साल। पिछले साल इस पे उसने 90,000 का टैक्स माफ करवाया और इस साल उसने शेयर बेच दिए। तो भाईजान ये दो इवेंट्स हैं, एक मैंने आपके सामने स्काई ब्लू से हाईलाइट किया है, वो है सोल्ड शेयर्स, ये तो कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा। एक और इवेंट भी है इसमें, वो है 15 जून 22 डेट ऑफ सेल है और 15 जनवरी 2011 डेट ऑफ परचेज है और टैक्स क्रेडिट इसको पिछले साल अलाउ हो चुका है। तो टैक्स क्रेडिट जो अलाउ हो चुका है वो अलाउ हुआ इसको क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। उसके लिए मैं आपके सामने जरा पहले शो करने लगा हूं
कि टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ होना हमने कहां पढ़ा था? हमने पेज नंबर 69 के ऊपर पढ़ा था कि मेरा टैक्स, पहले तो बात है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर आप शेयर खरीदो तो टैक्स माफ होता है। दूसरी बात, वेयर अ टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड, जहां आपको शेयर खरीदने पर टैक्स माफ हो जाए, एंड द पर्सन हैज मेड द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, और आप शेयर्स को बेच दें विद इन 24 मंथ्स ऑफ द एक्विजिशन, तो फिर जो टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ हुआ था वो हुआ क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है। इसका नाम हमने रखा था जुर्म और इसका नाम हमने रखा था सजा। लेकिन ये सजा जो है वो भी मैं आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट दिखाऊंगा। न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के ऊपर एंड पे आपने ये सजा देनी है। ये अभी हमें जगह नहीं पता चल रही कि फॉर्मेट न्यूमेरिकल का कहां तक चलना है और कहां खत्म होने, इसलिए सजा आपने न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के एंड पे देनी है। इसलिए फिलहाल मैं 90,000 को इग्नोर कर रहा हूं, 90,000 को इग्नोर कर रहा हूं। मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर लेता हूं ताकि मुझे याद रहे। और अगर आप कहते हैं कि पेपर में लिखने लुखने की इजाजत नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आप 90,000 को डबल टिक कर दीजिएगा। डबल टिक का मतलब ये कि अपने याद रखने के लिए डबल टिक कर दीजिएगा कि ये फिगर ऐसी है जो मैंने लेके जानी है, लेकिन जब न्यूमेरिकल का मुंह खुलेगा फिर मैं लेके जाऊंगा, अभी इसको जो है फिगर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 90,000 को आपने डबल टिक कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये फिगर आई थी, लेकिन मैंने सवाल में नहीं उठाई थी क्योंकि मैं अक्लमंद था। अच्छा जी, तो शेयर्स का बेचना सेपरेट ब्लॉक में डाल दें। वर्किंग फॉर, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं खर्चों को ग्रॉस रिसीट के बराबर एज्यूम कर लें, फिर नोट दे दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, बहरहाल खर्चे नहीं गिवन, तो मैंने तो यही किया कि खर्चों को जीरो ले लिया। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, गेन ऑन सिक्योरिटीज जी, ए माइनस बी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन 85 और कॉस्ट 60, नंबर ऑफ शेयर्स 15,000 जी बोले। अच्छा ये ना नॉर्मल रिजीम नहीं है, ये सेपरेट ब्लॉक है, इसलिए ये नहीं देखना कि एक साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई करें। पता नहीं होल्डिंग पीरियड एक साल ज्यादा है भी या नहीं, मैं तो अभी ये भी नहीं देखा। बहरहाल इस चक्कर पे सोचना नहीं है इस साइड पे जाके। 375,000। Okay, what we are supposed to do now, we are supposed to come on the format of numerical, and that is on page 452 of your nice book in your naked hands. So guys, come on this page 452. इनकम फ्रॉम सैलरी सवाल में है, यस और नो करके आगे चलते हैं, गाड़ी गुजर जानी है वरना। देखो भाई यहां मिसिंग नहीं करता, ये मसला हल करवाओ। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी है सवाल में, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक गेन ऑन सिक्योरिटीज है। मैं सवाल में से फॉर्मेट में से अपनी रेलेवेंट लाइनें इस तरह चुनता हूं जैसे दोपहर के खाने को भूख लगी हो तो बिरयानी में से मटन ढूंढा जाता है। अच्छा निकलता चिकन। अच्छा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड इनकम भी है, टोटल इनकम तो आनी है ना। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज माइनस क्यों कर देंगे दोबारा, क्योंकि इस पे 12.5% रेट है। डिविडेंड इनकम माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि इस पे 15% रेट है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहां भी टोटल इनकम आ जाएगी, लेकिन मैंने बोला उससे यहां लिखा नहीं हुआ। ज़कात सवाल में है नहीं, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन सवाल में है, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन सवाल में नहीं है। फिर आ जाएगी मेरी टैक्सेबल इनकम। यहां तक न्यूमेरिकल समझ लें आधा मेरा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अब मैंने चैप्टर 4 पे जाना होता है, जाकर टैक्स कैलकुलेट करने होते हैं। लेकिन इस नॉर्मल टैक्स रिजीम पे मैंने टैक्स कैलकुलेट करने हैं इन्हीं के ऊपर, लेकिन ये टैक्स ग्रॉस होता है क्योंकि इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुआ होता। फिर इसके बाद आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि सवाल में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम माइनस करेंगे सुकूक्स जो आपने खरीदे हैं, सेक्शन 62 वाला टैक्स आपको माफ होगा। फिर आपका आ जाएगा नेट टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम का, क्योंकि अभी तक आपने 12.5 रेट भी नहीं लगाया और 15% रेट भी नहीं लगाया, इसलिए इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम कहेंगे। फिर आप सेपरेट ब्लॉक में सिर्फ टैक्स ऑन सिक्योरिटीज ऐड करेंगे और इसमें टैक्स ऑन डिविडेंड ऐड करेंगे। ये करने के बाद अब आपके सारे टैक्सेस आ गए, इसका नाम आप रख देंगे टोटल टैक्स। आज इसमें से आप माइनस करेंगे ऐसे टैक्सेस जो आपने ऑलरेडी कभी हुकूमत को जमा करवा दिए हैं, एंड दैट इज डिविडेंड वाला टैक्स हमेशा माइनस किया करेंगे क्योंकि वो टैक्स आप पे कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग बात देखें तो डिविडेंड आपको 4 दफा नजर आ रहा है। एक दफा इनकम में ऐड होकर लेस हुआ है
इनकम में ऐड होकर लेस हुआ है, यानी जैसे लाख रुपए डिविडेंड है तो लाख रुपए ऐड और लेस हुआ। ऐड इसलिए हुआ कि मेरी इनकम है, लेस इसलिए हुआ कि इस पे लग रेट है। और एक दफा टैक्स में ऐड होकर लेस हुआ है, टैक्स में इसलिए ऐड हुआ कि मेरा 15,000 लाख पे बनता है, और माइनस इसलिए हुआ कि ऑलरेडी हुकूमत के पास डिडक्ट होकर कंपनी ने जमा करा दिया हुआ। तो डिविडेंड इफेक्टिवली 4 जगह नजर आता है, 2 जगह इनकम में और 2 जगह टैक्स में। इंशाल्लाह अगर इधर 100 बचा बैठा है तो 400 दफा नजर आएगा इंशाल्लाह टीए को। अच्छा 4 दफा ही ना पेपर में। आगे टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर, बी एम्प्लॉयर कहां से हो गया, मक्खी नहीं है एम्प्लॉयर। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने सैलरी पे क्या काटा होगा, टैक्स काटा होगा। वो सवाल में गिवन था 2 मिलियन, और इन द एंड टैक्स क्रेडिट जो अलाउ हुआ था वो क्या हो जाएगा, और इन द एंड टैक्स पेबल टू शहबाज शरीफ आ जाएगा। क्लियर? चलें जी, अब आपने न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ इस तरह जुड़ जाना है जिस तरह शहद की मक्खी जो है वो नहीं छत्ते के साथ नहीं, पहले कहीं और से होके आती है, फूलों से होके आती है भाई, फरमा रहे हैं मुझे पता है। अच्छा तो अब आपने न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से इस तरह जुड़ जाना है जैसे शहद की मक्खी फूलों के साथ जुड़ जाती है। चलें जी, अब आप टोटल इनकम निकलवा दें, टोटल इनकम उठा लो। बंदे का नाम मिस्टर तकी, दुनिया से तकिया। अच्छा इनकम एंड मैंने आपको बताया था आपके घर में हफ्ते में एक दफा संडा आता है, एक दफा संडे आता है, तो प्लीज उसको यूज कर लिया करें, फिर वो चला जाए तो खाने के काबिल भी नहीं रहता। टैक्स ईयर 2022, महीने में 4 संडे आते हैं आपके घर, खुदा के लिए उनको इस्तेमाल कर लिया करें, खुदा के लिए। अच्छा जी, सबसे कीमती चीज वक्त है, उसका कोई नेमोल बदल नहीं है। मजाल है कि कल पूरा दिन किताब को हाथ लगाया हो, हाथ खड़ा करके बताएं यार, कोई खुदा का खौफ करो, किन चक्करों में किसने डाला सीए में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टाइम जाया कर रहे हो इधर आके अपना, सीरियसली बता रहा हूँ। देख लो और कुछ करना है कर लो, अभी से शुरू कर दो, ऐसे भी 2-3 साल बाद जो डिसीजन बदलना पड़ता है किन चक्करों में जी। टैक्स ईयर 2022, वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम, भाई ये फुल टाइम चीज है, डिमांडिंग को 2 साल आप मेहनत करके लगा दें, आगे मजे हैं फिर। इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग 1 642880। आगे आपकी माशाल्लाह शादी वादी हो जानी है, फर्माबरदार बीवी, फर्माबरदार बच्चे मिलने हैं आपको, अच्छा एम्प्लॉयर मिलने हैं आपको, सब आगे मजे ही मजे हैं सब कुछ। 642880 इनकम फ्रॉम सैलरी। आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नाक में दम करने के लिए एक बच्चा भी काफी होता है, तो खुदा के लिए अभी से नेक हो जाओ, फिर अल्लाह नेक औलाद दें। अच्छा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वर्किंग 2 163200 163200। आगे जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग नंबर 3 96,000। आगे जी, इनकम फ्रॉम, कितने लोग कह रहे हैं इस तरह मेरे को न्यूमेरिकल करा दिया होता तो हमारा भी टेस्ट अच्छा हो जाता, तो देख लेते हैं अगले मंडे को देख लेते हैं। अच्छा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, और सिक्योरिटीज, और वर्किंग नंबर 375,000। डिविडेंड इनकम रहेगी है। अच्छा जी, एफटीआर इनकम आपको पता है डिविडेंड होती है या इंटरेस्ट इनकम कभी कभी, और ये इनकम में ऐड भी होगी और लेस भी होगी। He also received 159375 as cash dividend declared by a company। जो कंपनी का शेयर रजिस्ट्रार था, यानी जिसके पास सबूत होता है, भाई उधर कर दो, कुछ लोग अभी नोट कर रहे हैं। वापस आ जाओ। द शेयर रजिस्ट्रार करेक्टली डिडक्टेड द विदहोल्डिंग टैक्स अकॉर्डिंगली, जितना टैक्स बनता था शेयर रजिस्ट्रार ने काट लिया। धमाका बात आपके लिए मैं ये करने लगा हूं कि 159375 पे आपने 15% नहीं लगाना था, क्योंकि रिसीव्ड का लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फिगर 85% पे पड़ी हुई है।
रिसीव्ड की जगह अगर लस लिखा होता ना अर्नड का, तो फिर ये वो फिगर होती जिसपे आपने 15% लगाना था। लेकिन यहां क्या लस लिखा हुआ है? आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आती रहेंगी, समझते रहेंगे, बेहतर होती रहेंगी, इंप्रूवमेंट आती रहेगी, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, तो वन नहीं, अब घबराना ना बोला करो, वो लोग घबराने लग जाते हैं। अच्छा, परेशान नहीं होना आपने। तो 159375 के साथ रिसीव्ड लिखा हुआ है, अर्नड लिखा हुआ है, कमाया या मिला? याद रखिएगा डिविडेंड के साथ जब भी मिला लिखा होगा तो मिला ये टैक्स कट के होगा, मिला टैक्स कट के होगा। तो इसलिए ये डिविडेंड पूरा है या 85% है? 85% है। इसको बढ़ा के कहां ले जाना है? 100 पे, जब मैंने इनकम में ऐड करना है तो इनकम में ऐड करते हुए मैं पूरा 100 ऐड करूंगा जो मैंने कमाया है, फिर इस पे टैक्स एंड पे निकालेंगे इंशाल्लाह। अगर लिखा होता डिविडेंड के साथ अर्नड तो फिर मैं एज इट इज यहां पे लिख देता। इसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कह देते हैं, लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड कितना? 15। भाईजान एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा, अगर आप शो किए बगैर शो करके आ जाएंगे तो वो समझेगा आप शो नहीं करके गए। 159375 159375 अगर 85 है तो मुझे 100 दे दो। देखे ना, अगर किसी बंदे ने डिविडेंड अर्न किया 300 रुपए तो इस पे टैक्स कितना कटा? 300 जरा 15%, 45। तो इस पे टैक्स कितना कटा? 45। इसको मिला कितना? 250। अब ये 255 अगर पेपर में गिवन है तो ये रिसीव वाला है, और याद रखिएगा 100 माइनस 15 ये 85 पे पड़ा है। तो 255 डिवाइडेड बाय 85 जरब 100 करके देखें 300 आ रहा होगा। मान रहे हैं, करके नहीं देख रहे? इतने मानने वाले आप। 255 डिवाइडेड बाय 85 जरब 100 करके देखें कितना आ रहा है? 300। तो अगर रिसीव्ड गिवन हो तो उससे अर्न निकाला जा सकता है। जैसे दूध गिवन हो तो मलाई। अच्छा जी, क्या जवाब आ गया? 18500। टोटल कर दें जी। 65 नहीं, गलत है। 7250500 कैलकुलेटर के सेल चेक करवाओ। 7250500। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि सैलरी को पढ़ा रहने दूं या माइनस कर दूं? प्रॉपर्टी को पढ़ा रहने दूं, माइनस कर दूं? अदर सोर्स को पढ़ा रहने दूं, माइनस कर दूं? सिक्योरिटीज को पढ़ा रहने दूं, माइनस कर दूं? डिविडेंड को पढ़ा रहने दूं, माइनस कर दूं? हर वो इनकम माइनस करें जिसका रेट डिफरेंट है, तो माइनस करें इनको। लेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। जी बोले 3,75,000 एंड लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रिजीम वाली सिर्फ डिविडेंड कितनी? 187,500। अब टोटल इनकम आ गई या टोटल इनकम आ गई? तो त्राई तरह बोले टोटल इनकम 6688,000। क्लियर? अच्छा जी, डिडक्टेबल अलाउंसेस कितने हैं? 2। नहीं हैं कितने टोटल? 3। एक ज़कात, एक इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन और एक एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। ज़कात सवाल में गिवन है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन सवाल में गिवन है जी। एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन सवाल में गिवन है। 25 साल हो गए हैं इसको, शादी इसकी हो गई होगी। 25 साल तो नौकरी करते हो गए हैं, तो शादी इसकी हो गई होगी, बच्चे भी हो गए होंगे इंशाल्लाह, और बच्चों को इसने स्कूलों में भी डाल दिया होगा। तो फिर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन अगर गिवन नहीं है तो क्या करें? मजबूरन निकालें। अच्छा, बिल फर्ज अगर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन गिवन होते तो क्या डिडक्टेबल अलाउंस निकालते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस का? बिल्कुल ना निकालते। खुदा के खौफ करें, 15 लाख से इसकी इनकम ज्यादा है, जिसकी 15 लाख से इनकम कम है उसको आपने डिडक्टेबल अलाउंस देना है एजुकेशन एक्सपेंसेस वाला। कोई बात तो सही कर दिया करें। तो लेस ज़कात या इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पूरा माइनस करने की इजाजत है या लोअर ऑफ करके? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन में दिखाता हूं, डिडक्टेबल अलाउंसेस में आ रहा है, आपको भूला हुआ है। टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर को आप इजी ना लें,
इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, पेज नंबर 71 है साथ वाले की बुक का। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, every individual shall be entitled to a deductible allowance for interest on house loan. It is lower of profit paid by the person in the year, यानी इंटरेस्ट पेड इन द ईयर, या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या 2 मिलियन, विच एवर इज लोअर। जी सवाल में आ जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि लोन कितना है? 25 मिलियन। लोन कितना है? 25 मिलियन। 25 मिलियन पे कितने परसेंट लगाना है? उसने पे बैंक को कितना किया होगा? असल में सवाल में इंटरेस्ट गिवन नहीं है अनलकीली, तो इंटरेस्ट मुझे निकालना पड़ेगा। 25 मिलियन इंटू 15% इंटू 7/12। असल में अगर सवाल में इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इधर है, जाग रहे हैं? अगर सवाल में इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सवाल के अंदर दर्शक किधर है, लेकिन अगर सवाल के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो गिवन नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? बोले, हम ऐसी सूरत में लोन का प्रिंसिपल ढूंढेंगे, इंटरेस्ट रेट ढूंढेंगे, और ये देखेंगे कितने महीने लोन इस्तेमाल हुआ, उस बुनियाद पे इंटरेस्ट की फिगर हम खुद निकाल लेंगे। अब लोअर ऑफ करके मैं यहां माइनस करना चाह रहा था, लेकिन मैं जरा चाह रहा हूं खुला खुला करके आपको बड़ा बड़ा जरा नोट करके दिखा दूं, और फिर मैं उसको एज इट इज यहां उतार लूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कैसे माइनस होगा? लोअर ऑफ करके। क्या लोअर ऑफ? लोअर ऑफ 25 मिलियन लोन है, इसका 15% जरब 7/12, क्योंकि यकम दिसंबर को लोन लिया है 2187, तो ये तो वही फिगर है जो आपने पेपर में निकाली थी, या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा भाईजान इधर मुतवज्जे हो जरा, मैंने आपको कहा था कि टैक्सेबल इनकम ना ज़कात माइनस करके ले लीजिएगा, लेकिन अगर ज़कात है ही नहीं अवेलेबल, तो मजबूरी में मैं ये 668800 उठाने लगा। तो 50% ऑफ 668800 या 2 मिलियन। 50% ऑफ 668800 कितना आ रहा है? 334400। इन तीनों में से लोअर 2 मिलियन। तो मैं माइनस क्या करूं? 2 मिलियन। तो आपके लिए खुला खुला करके नोट किया था, आप नोट कर लें, मैं इधर छोटा छोटा करके इधर दोबारा नोट कर लूं। जी लोअर क्या है? 2 मिलियन। जी भाईजान इसका मतलब क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम बता दें। 468800। खड़े होके देख लें। 468800। अब डिसाइड क्या करना है कि टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है। तो इसका जरा लें 75%। ये ज़बानी कलामी लेना होता है, कैलकुलेटर पे शो नहीं करना होता एग्जामिनर को। इसका 75% लें 35। तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा है टेबल 2। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम और ज्यादा 2 रूल हैं, कंफ्यूज नहीं किया करो बच्चों को। अच्छा टैक्स निकालें जी। इसका नाम ग्रॉस टैक्स इसलिए मैं रखने लगा हूं कि अभी तक टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुए, और नॉर्मल टैक्स रिजीम इसका नाम इसलिए रखने लगा हूं कि इसमें टेबल 1 और 2 लगेगा। जी चैप्टर 4। हाँ जी सीरियल नंबर 7 टेबल 2। 5 मिलियन से 8 मिलियन के दरमियान है, तो 670 जमा 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। बताएं जी क्या आएगा? 6,70,000 जमा 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। छठा सीरियल लगना है, क्या जवाब आएगा? 4688। हाँ सही है, छठा लगेगा। 3,70,000 प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख। कितना है? नहीं इधर कितना आएगा? 88,000। क्या जवाब आया? 6,0,600। तो ये जी इसका टैक्स आ गया। अब हम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ जुड़ जाते हैं जाके, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या करना है। आगे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट गाइड करेगा क्या करना है।
तो अभी आपने ये नहीं सोच रहे हो ना सर आपको कैसे पता चल गया आप ये करना है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा आप ये करना है, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे भी कोई बताएगा, जो मुझे बताएगा वो आपको बताएगा, जो आपको बताएगा वो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, और वो पेज 452 है में शुरू जमाना। ग्रॉस टैक्स निकला है एनटीआर का, फॉरेन टैक्स क्रेडिट सवाल में है, सेक्शन 62 का सुकूक्स खरीदने वाला टैक्स क्रेडिट है, तो सेक्शन 62 वाला टैक्स माफ करेंगे हम। ही परचेज सुकूक्स ऑफ लिस्टेड कंपनी अमाउंटिंग टू 14 लाख एज ओरिजिनल लॉटी, इसने सुकूक्स परचेज किए हैं 14 लाख पे, तो इस पे क्या माफ करना है, टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62। मुझे लग रहा है जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं वर्किंग 5 कर रहा हूं, यहाँ पे मेन के ऊपर भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे पास जगह ना बचे शायद, इसलिए मैं वर्किंग 5 कर रहा हूं। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 62 इज इक्वल टू ए ओवर बी इंटू सी, वेयर ए इज द टैक्स, बी इज द टैक्सेबल इनकम। टैक्स बोले 607 600, टैक्सेबल इनकम बोले 4688 000 इंटू सी, सी इज लोअर ऑफ। इधर आओ, सवाल में देखें सुकूक्स कितने के खरीदे हैं, 14 लाख के। अब आप जाएं टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में और सेक्शन 62 में देखते हैं सी इज लोअर ऑफ क्या है, सी इज लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सुकूक्स और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सुकूक, 14 लाख या 20% ऑफ, भाई अब तो टैक्सेबल इनकम निकली हुई है फाइनल 4688 000, 20% ऑफ 4688 000 जी 937600 या 2 मिलियन। 14 लाख, 9 लाख और 20 लाख में से लोअर क्या है, 9 लाख, तो 937600 जी। जवाब क्या आ गया, 121520, ये टैक्स आपको माफ होगा। चलिए जी नोट करो, okay, so let's come back on numerical format। लेकिन मुझे आप टैक्स बता दें, जो नॉर्मल टैक्स रेजीम का नेट, नेट किससे हो गया है, टैक्स क्रेडिट से, 486080, ये टैक्स हो गया नॉर्मल टैक्स रेजीम का, माइनस हो गया। नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज, अब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से इस तरह जुड़ जाएं जैसे आपके हाथ के साथ आपका कैलकुलेटर जुड़ा हुआ है जी। ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक और ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड, ये दो टैक्सेस ऐड करने हैं आप, ताकि मेरा टोटल टैक्स आ जाए। इन दोनों का टैक्स ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज, कितनी इनकम है सिक्योरिटीज की, 375000। सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज का रेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में पेज 230, क्योंकि ये सिक्योरिटीज एकम जुलाई 16 के बाद खरीदी है इसलिए इन पे 12.5% रेट लगेगा, तो इन पे 12.5% रेट लगा दें पेज 230 पे जाके। जी क्या जवाब आया, 46875। अब आप ऐड कर दें टैक्स ऑन डिविडेंड। अब आप बोल्डली डरे बगैर 187,500 इनकम पे 15% लगा दें, कोई खतरे की बात नहीं। 187,500 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 28125। और अब वो वक्त आ गया है कि मुनासिब है इसका टोटल कर लें।
ताकि मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल आए, क्योंकि मेरा नॉर्मल टैक्स भी आ गया, इन दो जो फिगर्स को माइनस किया था इनका टैक्स भी मैंने निकाल लिया, तो अब मेरा टोटल टैक्स आ गया। हो सकता है इसमें से मैंने कुछ हुकूमत को जमा कराया हो, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मेरा टैक्स जो बनता है वो कितना है? 56। ये मेरा टोटल टैक्स बनता है इस साल का। इसमें से अगर मैंने हुकूमत को कोई जमा पहले करा दिया हुआ है तो उसको माइनस करते हैं बस। जी, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ जुड़ जाएं कि आपको खींचना मुश्किल हो, ऐसे जबरदस्त तरीके से जुड़ें। टैक्स माइनस कर दें डिविडेंड वाला, और अगर एम्प्लॉयर ने कुछ सैलरी पे टैक्स काटा हुआ है वो माइनस कर दें। जो डिविडेंड वाला टैक्स माइनस करना है वो तो ऊपर अवेलेबल है, लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन डिविडेंड। तो डिविडेंड का टैक्स ऐड करके लेस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम शो करें एग्जामिनर को कि हमें भी शो करना आता है, सिर्फ तुम्हें नहीं शो करना आता। यानी ये बनता भी था और माइनस इसलिए हो गया कि ये इतना हुकूमत के पास पहुंच चुका है। ये डिविडेंड वाला माइनस हो गया। अब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ जुड़ जाएं, इस तरह जाके जुड़ना है आपने, ये बिल्कुल इस तरह जुड़ जाएं, खींचने वाला आपको खींच भी ना सके। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने यार नहीं टॉफी खोल रहे हैं। अच्छा, इस तरह के वो रैपर ना इस्तेमाल किया करो क्लास में, ऐसी तरह पर भूख भी लगी होती है बच्चों को, तो जिस बात भी थोड़े से इनके आजकल। अच्छा, तो आप मुझे बता दें, ना शॉपर को बार बार हाथ में लगा। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि किधर थे हम? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स काटा है इसकी सैलरी पे? वाह भाई, काट लिया। इतना तो बेचारे का टैक्स नहीं बनता था, उतनी जान ले लिए, इतनी ऐसे बुरे तरीके से कटिंग की है सर की कि जो बाल थे उसके अलावा भी। अच्छा जी, 2 मिलियन, तो 2 मिलियन टैक्स काट लिया एम्प्लॉयर ने। लेस टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अच्छा खासा टैक्स काट लिया इसका, कितना? 2 मिलियन। ये भी माइनस कर दें, और ये जवाब नेगेटिव में आ जाए कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा होता है ऑलरेडी, आपका हुकूमत के खजाने में ये पहुंच चुके हैं। इसके माइनस आने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, बनता कितना है? 561। कितना कट गया और कितना कट गया? बकाया कितना बचा? हाँ जी, 14। ये टैक्स आप हुकूमत से वापस ले सकते हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट अभी सवाल में रहती है, वो मुझे इल्हाम नहीं होगा, मुझे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बताएगा। कोई मसला नहीं, वो 1 लाख इसमें पड़ा हुआ है, टोटल में आ गया, टैक्सेबल में आ गया, टेबल 1 2 वाला रेट लग गया इसमें। अच्छा जी भाईजान, डबल टिक किया हुआ है हमने, किसको? 90,000। तो 90,000 वाला टैक्स क्रेडिट पिछले साल माफ हुआ था, तो हमने ये पढ़ा था अगर टैक्स माफ हुआ है तो माफ हुआ हुआ टैक्स अगर आप 2 साल के अंदर शेयर्स बेच दें तो अलाउ हुआ हुआ क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ये घड़ी ना 1 मिनट आगे करो, ये पीछे है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बात हमने कहाँ पढ़ी हुई है? टैक्स रेट से चैप्टर में पढ़ी हुई है ना, वेयर टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड, बल्कि एग्जांपल 5 की थी, ये रिवाइज कर लीजिएगा जाके। तो अलाउ हुआ हुआ टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब निकालें जी, 92,000 का डिसअलाउ करवाएं, ऐड करेंगे इससे, ऐड सजा देनी है ना, टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। जी, पेबल टू गवर्नमेंट ना, पेबल नहीं आएगा, वाई? रिफंड है। कैलकुलेटर पे लिखें -1467045 और पॉजिटिव 90,000 13। ये पेबल है हुकूमत को या रिफंडेबल है हुकूमत से? रिफंडेबल है। दरवाजा खोल दें, जाते रहें और हुकूमत से रिफंड लेते रहें, जाते रहें और हुकूमत से रिफंड लेते रहें। 13,77,000 का ऐसा नहीं हो सकता। कल इंशाल्लाह चैप्टर 19 का सगीर वाला क्वेश्चन करके आइएगा।